हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे। चलेगा। तो आज के सेशन से जावास्क्रिप्ट एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये आपका क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें एक बार अपने को डिस्कस कर लेते हैं। चलेगा। तो सबसे पहले एक बार अपन जावास्क्रिप्ट देखते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक अपने पास में क्या है, लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे काम में आती है? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली आप जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, ये जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपका मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे रोल क्या करती है, प्ले करती है। अब जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों हो जाती है? जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जब भी आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर आप जब भी फ्रंट एंड करते हैं, आप जब भी बैक एंड करते हैं, आप कोई भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, तो हर एक पार्ट के अंदर आपको क्या काम में आती है, हर एक पार्ट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट काम में आती है। तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मास्टरी करना, थोड़ा सा अपने लिए क्या हो जाता है, एक बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक बार जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन अपने वेब पेज के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं? तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपका वो पार्ट इनेबल कर देती है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर, लेट्स से आपकी वेबसाइट के अंदर आपको कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक बार कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आपका आपकी वेबसाइट के अंदर, आपकी आप वेबसाइट बोल सकते हो या वेब ऐप आप इसको बोल सकते हो, उसके अंदर बेसिकली जान डालने का काम करती है। अब ये जान का मतलब क्या होता है? जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या करते हैं, जितना भी लॉजिकल काम होता है, लॉजिकल यानी कि जितना भी लॉजिकल या फिर कोई भी कैलकुलेशन वाला काम जो होता है, वो सारा काम अपन किसके थ्रू करते हैं? तो वो होता है आपका जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। चलेगा। तो ये वाला पार्ट हो गया अपने पास में। तो अब तक या फिर इससे पहले जो भी पार्ट अपन ने वेब डेवलपमेंट के अंदर कवर किया था, वो था अपने पास में HTML एंड CSS। यानी कि HTML और CSS से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेब पेज की आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अब जब अपन जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट जब अपन पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर डायनामिक चेंजेस ला सकते हो। डायनामिक चेंजेस का मतलब क्या होता है? तो डायनेमिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि मान लो कि फॉर एन एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, उस वेबसाइट के क्लिक होने पे, उस वेबसाइट के क्लिक होने पे आपको क्या चीज ओपन करवानी है, क्या चीज आपको क्लोज करवानी है। तो ये सारा यानी कि किसके क्लिक पे, यानी कि किसके क्लिक पे आपको क्या चीज आपको ओपन करवानी है या क्या चीज आपको क्लोज करवानी है, वो सारा काम कौन करता है आपका? तो वो सारा काम करता है आपका जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, बेसिकली काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू डायनामिक चेंजेस कर सकते हैं। डायनामिक चेंजेस का मतलब होता है, आपने कोई भी एक वेब पेज ओपन करा, इस वेब पेज के अंदर लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक इमेज रखी हुई है, यहाँ पे मैं इमेज रख देता हूँ, और यहाँ पे एक बार अपने पास में रखा हुआ है कंटेंट, और यहाँ पे एक अपने पास में क्या रखा हुआ है, एक बटन रखा हुआ है। इस बटन के क्लिक होने पे अगर आपके सामने एक कोई भी पॉपअप या फिर ऐसा कोई बॉक्स या ऐसा कोई एलिमेंट आपके सामने ओपन होके आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जैसे ही आपने बटन के ऊपर क्या किया, क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में अपने पास में कोई एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट में क्या कर रहे हो, डायनेमिक चेंजेस ला रहे हो। डायनेमिक चेंजेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि पहले से वहां पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी बटन के क्लिक होने पे या फिर कोई आपने वहां पे क्या किया, कोई भी आपने वहां पे एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, लेट्स से आपने कहीं पे होवर किया, तो होवर करने पे वहां पे जो बॉक्स या कोई एलिमेंट आपके पास में या आपके सामने आ रहा है, उसको अपन बोलते हैं एक बार डायनेमिक चेंजेस। तो ये सारी चीजें, फॉर एन एग्जांपल, आप वेबसाइट्स के अंदर डायनेमिक चेंजेस क्या क्या देखते हैं? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट जैसे आप ओपन करते हैं, तो वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, तो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे स्लाइडर्स लगे होते हैं जो कि क्लिक होने पे आपके क्या होते हैं, स्लाइड होते हैं। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, कुछ स्लाइडर्स होते हैं। इसके क्लिक होने पे ये लेफ्ट साइड से स्लाइड होगा, इस बटन के क्लिक होने से ये राइट साइड से स्लाइड होगा। और कुछ स्लाइड्स में क्या होता है, एक बार ऑटो स्लाइड्स भी क्या होते हैं, ये रहते हैं। तो ये सारा काम आपका किसके थ्रू होता है बेसिकली, ये सारा काम होता है आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसी तरीके के जितने भी चेंजेस हो गए, ये सारे चेंजेस आप किसके थ्रू अप्लाई करते हैं,
तो ये सारे चेंजेस आप क्या करते हैं, एक बार जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब ये तो हो गया जावास्क्रिप्ट का एक बार बेसिक सा इंट्रो, यानी कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन अपनी वेबसाइट में डायनेमिक चेंजेस ला सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर जितना भी लॉजिकल काम होगा वो सारा अपन किसके थ्रू करते हैं, एक बार जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। चलेगा, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार जावास्क्रिप्ट की हो गई कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट से अपन क्या क्या चीजें एक बार कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं मेन थिंग पे, और मेन थिंग अपने पास में ये है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन बेसिकली क्या क्या चीजें एक बार अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल स्क्रैच से अपन जावास्क्रिप्ट को एक बार स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक अपन एक बार जावास्क्रिप्ट को लेके चलेंगे। तो मैं सारे टॉपिक्स एक बार आपके सामने, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं सारे टॉपिक्स एक बार आपको बता देता हूँ कि सारे टॉपिक्स अपन एक बार किस तरीके से कवर करेंगे, और उसके बाद में अपन एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बेसिकली जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, यानी कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किस तरीके से काम करती है, ये ब्राउजर पे काम करती है या वीएस कोड पे काम करती है, ये चलती कैसे है, इसकी बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है, इसका आउटपुट कहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा किस में आएगा, जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन में अपने पास में आएगा। अब बेसिक चीजों में अपने पास में होता है कि जावास्क्रिप्ट जब भी अपन रन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में क्या बनते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनते हैं। तो ये वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं, इनको एक्सेस किस तरीके से एक बार किया जाएगा, इनके अंदर कोई ऑपरेशन किया जाएगा तो वो किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती है, बेसिक्स में आती है। तो यहाँ पे अपन वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, उनको एक्सेस एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। उसके बाद में डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि आपके जो डेटा का टाइप है वो किस तरीके का है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली अपन कुछ डेटा टाइप्स के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर हो गया, तो नंबर के अंदर 1 2 3 ये कुछ इस तरीके के नंबर्स हो गए। इसी तरीके से आपके पास में बुलियन हो गया, बुलियन का मतलब ट्रू है और फॉल्स। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के अपने पास में क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स को अपन एक बार किस तरीके से देखेंगे, ठीक है, और डेटा टाइप्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, डेटा टाइप्स का यूज करके अपन जावास्क्रिप्ट में डायनामिकली चेंजेस किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें एक बार अपन कवर करेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं अपने पास में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि बेसिकली अपन को किसी प्रोग्राम में अगर ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए अपने को बेसिकली क्या चाहिए होंगे, ऑपरेटर्स चाहिए होंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी काम आपको कंडीशन बेस पे करवाना है। फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। लेट्स से यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक यूजर है, वो यूजर की एज अगर 18 और 18 से ग्रेटर देन है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली आपका क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। अदरवाइज वो क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगी, यहाँ पे एक बार कंडीशन चेक होगी कि जो भी आपका यूजर आ रहा है उसकी एज अगर 18 और 18 से बड़ी होगी, तो उसी केस में वो क्या कर सकता है, वोट अगर दे सकता है, नहीं तो वो क्या नहीं कर सकता, आपका वोट नहीं दे सकता। तो ये होता है बेसिकली आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लूप का मतलब होता है किसी भी काम को बार बार करवाना, उसको बोलते हैं अपन लूप कॉन्सेप्ट। तो ये लूप का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यानी कि लूप के अंदर जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से होती है, वो सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद में फंक्शंस कैसे काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट के मेथड्स, यानी फंक्शन के मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद में टॉपिक है एरे, और एरे के मेथड्स। तो एरे कैसे काम करता है, एरे के अंदर क्या चीजें अपन स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक बार अपन देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है अपने पास में, तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में है अपने पास में, लेट्स से यहाँ पे वापस अपन चलेंगे, और उसके बाद में है जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर रेस्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने पास में किस तरीके से काम करती है। उसके बाद में एरे हायर ऑर्डर फंक्शन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनको एक्सेस किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। उसके बाद में जो जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है अपना कौन सा, डोम मैनिपुलेशन।
डॉम मैनिपुलेशन का मतलब है कि आप अपने वेब पेज के अंदर क्या करने वाले हो, मैनिपुलेशन करने वाले हो, यानी कि किसके क्लिक होने पे क्या चीज ओपन करनी है, क्या चीज आपको क्लोज करवानी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी अपन एक बार क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसके बाद में एक अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डोम ट्रैवर्सिंग, ठीक है, इसको भी एक बार डीप डाइव अपन देखेंगे। उसके बाद में फॉर्म इवेंट्स, यानी कि फॉर्म का डेटा अपन कैसे लेते हैं, फॉर्म के डेटा को एरे में स्टोर किस तरीके से करते हैं, उसको विजिबल कैसे करेंगे। उसके बाद में प्रीवेंट डिफॉल्ट आपका किस तरीके से काम करता है, यानी कि किसी भी फॉर्म को आपको डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट काम होता है उसका सबमिट होना, तो उसको बाय डिफॉल्ट अपने को क्या करना है, एक बार सबमिट होने से रोकना है, तो वो किस तरीके से देखेंगे। उसके बाद में आता है अपने पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइम एंड डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज के अंदर टाइम एंड डेट को क्या कर सकते हैं, एक बार शो कर सकते हैं। वो किस तरीके से एक बार अपन एक्सेस करेंगे, ये सारी चीजें एक बार अपन देखेंगे। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें एक बार अपन देखेंगे। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज का मतलब होता है आपके सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर क्या होती है, कुछ स्टोरेज होती है, फॉर एग्जांपल लोकल स्टोरेज हो गई, उसके बाद में कुकीज स्टोरेज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरेज वाला पार्ट एक बार होता है, तो इसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, की एंड वैल्यूज के पेयर क्या होते हैं, इस तरीके से अपन एक बार क्या करने वाले हैं, सारी चीजें एक बार देखने वाले हैं। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, प्रोमिसेस इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे एक अपने पास में इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोमिसेस। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस को किस तरीके से हैंडल करते हैं। प्रोमिसेस के अंदर अपने पास में देन कैच क्या होता है, उसके बाद में ट्राई कैच क्या होता है, असिंक अवेट से अपन किस तरीके से प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पार्ट अपन क्या करने वाले हैं, एक बार कवर करने वाले हैं इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के एक बार कोर्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद में अपन करने वाले हैं फेच एपीआई विथ मिनी प्रोजेक्ट। फैच एपीआई क्या होता है, फैच एपीआई से अपन बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक एपीआई को बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, फैच करने वाले हैं। नॉट इवन वन और सिंगल एपीआई, यहाँ पे अपन बहुत सारी एपीआई को एक बार फेच करेंगे। फेच करने का मतलब होता है कि एपीआई से डेटा लेके आके अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करवाना है, उसको विजिबल करवाना है। तो डेटा को अपन एपीआई के थ्रू अपने प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से अपन एक बार फेच करवाएंगे, उसको भी अपन क्या करने वाले एक बार देखने वाले हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे जावास्क्रिप्ट के बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, चलेगा। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये कंप्लीट आपका जावास्क्रिप्ट का कोर्स रहेगा, तो ये बेसिक टू बिल्कुल जीरो टू आपका एडवांस लेवल का कोर्स एक बार रहने वाला है, जिसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर कम से कम अपन यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी एक बार मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो और यहाँ पे अपन देखेंगे तो हर एक टॉपिक के बाद में आपको एक प्रैक्टिकल लेवल, आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिकली नॉलेज क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद में आप कंपनीज में किस तरीके से काम होता है, वो सारी चीजें, वो सारी नॉलेज आप बेसिकली गेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दे देता हूँ कि किस लेवल के प्रोजेक्ट्स अपन एक बार क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला आपको प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन वेदर ऐप अपन एक बार क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद में टू डू लिस्ट किस तरीके से बनती है, उसके अंदर कर्ड ऑपरेशन, जावास्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है अपने पास में कर्ड ऑपरेशन। कर्ड ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है, कर्ड का मतलब होता है, सी का मतलब होता है क्रिएट ऑपरेशन, आर का मतलब होता है रीड ऑपरेशन, यू का मतलब होता है अपडेट ऑपरेशन, और उसके बाद में डी का मतलब होता है डिलीट ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, ये सारा पार्ट भी अपन इसी जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपन देखने वाले हैं मूवी सर्च ऐप देखने वाले हैं। उसके बाद में रैंडम पैराग्राफ जनरेटर अपन देखने वाले हैं। उसके बाद में रैंडम, यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ एक बार पासवर्ड जनरेटर देख सकते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद में कुछ इस तरीके के और जितने भी प्रोजेक्ट अपन एक बार क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट यूजिंग दी एपीआई अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बार क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल ओवरव्यू हो गया, जिसके अंदर आपको ये पता चल गया कि इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आप क्या क्या चीजें एक बार कवर करने वाले हो। एक बार जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में आप ऑलमोस्ट कोई सा भी प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हो, बेसिकली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में, जहां पे आपको
कंप्लीट ये पता चला कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट का अपना जो स्ट्रक्चर है, कोर्स स्ट्रक्चर है, जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से एक बार चलने वाला है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है, ये बिल्कुल टू दी पॉइंट चीजें हैं। इनके अलावा जितने भी मैं प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ, इनके अलावा जितनी भी मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको देने वाला हूँ, वो टोटली बिल्कुल अलग रहने वाली है। हर एक सेशन के अंदर आपको ऐसा कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपको जरूर मिलेगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली उस पार्ट को एक बार इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्फिडेंस को अपने आप को एक बार अप स्किल कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपने अगर एक बार ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख लिया, तो नॉट इवन आप बेसिक और बिगिनर डेवलपर रहेंगे, आप एक प्रो लेवल के डेवलपर आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। और मैं इस कोर्स को कुछ इसी तरीके से लेके चल रहा हूँ कि आप आगे चल के क्या कर सकते हो, किसी भी लाइब्रेरी या फिर आप किसी भी फ्रेमवर्क पे क्या हो सकते हो, एक बार स्विच हो सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हर एक सेशन को, हर एक लेक्चर को आपको थोड़ा सा ध्यान से एक बार जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आपको प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे बैठ के इम्प्लीमेंट करना है। जितना मैं होमवर्क आपको देता हूँ, सारी चीजें बेसिकली आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये केवल आपका ओवरव्यू सेशन है, जिसके अंदर आपको कोर्स मॉड्यूल के बारे में पता चला कि क्या क्या चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली होती है। और मैं आपको अगेन बता देता हूँ, जो वेब डेवलपमेंट की जो बैकबोन होती है, वो होती है, वेब डेवलपमेंट की जो बैकबोन है, ये है बेसिकली आपकी जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है, तो आप फ्रंट एंड के अंदर अच्छी जॉब ले सकते हो। जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है, आप बैक एंड के अंदर अच्छी जॉब ले सकते हो। जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है, आप किसी भी फ्रेमवर्क पे क्या हो सकते हो, बेसिकली स्विच हो सकते हो। हर एक फ्रेमवर्क के अंदर आपकी जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वहां पे प्ले करती है। तो अब यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट के लिए आपको ज्यादा और वेट नहीं करना। मैं हर एक दिन आपके लिए नया सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर कंप्लीट जावास्क्रिप्ट को मैं एक बार यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, और इतना इजी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जितना आपने यूट्यूब पे पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, तो अब सिंपल आपको करना क्या है, आपको दो काम करने हैं। एक तो आपको चैनल को अभी क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, प्लेलिस्ट को आप अपने ब्राउजर पे सेव कर सकते हैं और हर एक दिन आपको केवल एक वीडियो को क्या करना है, केवल एक वीडियो को आपको कंप्लीट करना है। इतना डीप डाइव मैं यहाँ पे कंटेंट लेके आ रहा हूँ कि यहाँ से आपको कहीं भी और चैनल पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल सेशन के अंदर, जहां पे फुल ऑन अपन जावास्क्रिप्ट को एक बार स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो अभी एक बार अपन जावास्क्रिप्ट देख रहे थे, और जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली आज जावास्क्रिप्ट का एक बार बेसिक सेशन 2 है। कंप्लीट इस सेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऑल बेसिक्स को एक बार में क्लियर करने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट कब आई, किस तरीके की लैंग्वेज है, कैसे काम करती है, वीएस कोड क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर में इसका आउटपुट कहाँ दिखता है, किस तरीके की ये लैंग्वेज है, क्या काम करती है ये सारी चीजें आज कंप्लीट जितने भी बेसिक जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे, सारे डाउट्स एक बार में क्लियर कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बिल्कुल जीरो टू हीरो आपका ये क्या रहने वाला है, कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेके चलूंगा आपको, और बिल्कुल हीरो लेवल तक की अपन एक बार जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले आज के सेशन में अपन जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रो है, या जावास्क्रिप्ट कब आई, ये सारी चीजें एक बार अपन देख लेते हैं। चलेगा, तो जावास्क्रिप्ट जब भी अपन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने को पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यहाँ पे अपने पास में आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एक बार मैं इसको कंप्लीटली आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद में हर एक वर्ड को मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। उसके बाद में है क्लाइंट साइड, उसके बाद में इवेंट बेस्ड, और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में कुछ नए नाम अपने पास में एक बार दिख रहे होंगे। सबसे पहले है इंटरप्रेटेड,
उसके बाद में क्लाइंट साइड, उसके बाद में है इवेंट बेस्ड, उसके बाद में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी नेम्स को एक बार मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक एक चीजों में एक एक चीजों को एक बार मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। सबसे पहले आता है अपने पास में इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का सिंपल सा मतलब होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जो कि क्या करती है, जब जितना भी अपन यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ और इस ब्लॉक के अंदर लेट्स से यहाँ पे आपने कुछ 10 लाइन का क्या लिखा है, एक बार कोड लिखा है। ठीक है, ये अपना एक क्या है, कोड है। ठीक है, तो ये जो कोड है ये अभी अपन ने किसका लिखा है, एक बार जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। ठीक है, तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन आपका कोड क्या होगा, लाइन बाय लाइन आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, 7, 8 और 9 और 10 लाइन का कोड अपने पास में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, समझ में आ गया कि लाइन बाय लाइन आपका क्या चलता है, कोड चलता है। लेकिन इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि जहां तक का कोड, जितनी लाइंस अपनी सही है वहां तक का आउटपुट अपने पास में विजिबल हो जाएगा, यानी आउटपुट दिख जाएगा। जिस लाइन में कोड में एरर है, जिस लाइन ऑफ कोड में एरर है, वहां पे आके ये क्या कर देगा, अपने आप को स्टॉप कर देगा। ये होता है बेसिकली अपने पास में इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, लेकिन जहां तक ही चलेगा जहां तक कि आपके कोड में क्या नहीं आ रही है, एरर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन इंटरप्रेटेड। अब जितनी भी लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेजेस आपकी दो तरीके की होती है, एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज होती है और एक होती है अपने पास में कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेजेस का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सी और सी प्लस प्लस। इन लैंग्वेजेस में क्या होता है, इन लैंग्वेजेस में मान लो कि आपने एक सेट ऑफ कोड एक बार लिख दिया, यहाँ पे आपने 10 लाइन का क्या लिख दिया, एक बार कोड लिख दिया। अब इन 10 लाइंस के अंदर से लेट्स से यहाँ पे आपकी 7th लाइन में क्या है, थोड़ा सा आपको क्या लिख दिया, आपने प्रॉब्लम लिख दिया। तो यहाँ पे इस कंप्लीट सेट ऑफ कोड का ही एग्जीक्यूट नहीं आएगा। यानी कि लाइन नंबर 1 भी ठीक थी, सेकंड भी ठीक थी, थर्ड भी ठीक थी, फोर्थ भी ठीक थी, लेकिन इनमें से किसी भी लाइन का आपके पास में क्या नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ये सारी कंपाइल बेस्ड लैंग्वेजेस होती है। कंपाइल बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी कोड लिखा है, आपने लेट्स से आपने अगर 100 लाइन का कोड लिखा है, आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है, अगर इन केस ये आपका पूरा का पूरा कोड सही होगा तो ही आपका आउटपुट क्या होगा, आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपको आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। जबकि आपकी इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेजेस के अंदर क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में अगर आपने 100 लाइंस का कोड अगर आपने लिखा है, आपने अगर राइट किया है, और अगर उनमें से 99 वाली रो के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो 98 लाइन तक का कोड का आउटपुट आपको क्या होगा, एक बार विजिबल होगा। इस पार्ट को अपन बोलते हैं इंटरप्रेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो लाइन बाय लाइन आपका क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो बेसिकली आप यूजर क्या कर सकता है, उसको देख सकता है। क्लाइंट साइड का मतलब यही होता है कि आप उस कोड को क्या कर सकते हो, बेसिकली देख सकते हो। आप उस कोड को कॉपी कर सकते हो कहीं से, आप अपने पास भी क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट एक बार कर सकते हो। क्लाइंट साइड का मतलब जहां पे यूजर क्या कर सकता है, यूजर यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं कि आपने कौन सा कोड लिखा है, एक बार क्लाइंट साइड कोड एक बार लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आप जितना भी आप क्या करते हो, HTML एंड CSS का कोड लिखते हो, ये सारा कोड आपका क्या होता है, ये सारा कोड आपका क्लाइंट साइड कोड ही तो होता है, जहां से यूजर क्या कर सकता है, यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट उस पार्ट को देख सकता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक बार क्लाइंट साइड अपन एक बार बोलते हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट है ये बेसिकली आपकी कहाँ कहाँ पे काम करती है, तो ये आपकी क्लाइंट साइड भी काम करती है और ये आपकी सर्वर साइड भी क्या करती है, काम करती है। क्लाइंट साइड का मतलब यानी कि जहां पे आपको आउटपुट दिख रहा है ये वहां पे भी काम करती है, और सर्वर साइड का मतलब यानी कि इस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बैकएंड भी अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये होता है बेसिकली आपका क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब है कि आप इसका कंप्लीट आउटपुट क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। जो कोड आपने लिखा है वो सारा कोड आप क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार क्लाइंट साइड। अब यहाँ पे अपने पास में थर्ड टर्म जो आती है वो आती है इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड का मतलब होता है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जितना भी काम अपन करते हैं वो सारा काम अपन किसके बेस पे करते हैं, इवेंट के बेस पे अपन करते हैं। इवेंट क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है। तो जावा स्क्रिप्ट में कुछ इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी की बटन के ऊपर अगर आपको क्लिक करना है तो वो आपके पास में होता है क्लिक इवेंट, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट अपने पास में होता है। इसी तरीके से अगर आपको किसी बटन पे किसी कोई भी जगह आपकी आपके वेब पेज के अंदर उसके ऊपर आपको अगर डबल क्लिक करना है तो आपके पास में एक इवेंट होता है डीबीएल क्लिक के नाम से। लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं और अगर आपको कोई इवेंट ट्रेस करना है, लेट्स से यहाँ पे आप कीबोर्ड के अंदर क्या कर रहे हो, कीबोर्ड के किसी बटन के ऊपर क्या कर रहे हो, अगर आप इवेंट फायर कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर अपने पास में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में आते हैं ऑन की अप, यानी कि जैसे ही आप कीबोर्ड की बटन्स को की अप, यानी जैसे आपकी की प्रेस होके अप होगी उस टाइम पे अपने पास में क्या होगा, एक बार इवेंट फायर होगा। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जितने भी काम अपन कराते हैं वो किसी न किसी इवेंट के थ्रू अपन करवाते हैं। और इवेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो मेनली तीन तरीके के इवेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास में क्लिक इवेंट, यानी कि माउस के इवेंट अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में होते हैं अपने पास में कीबोर्ड इवेंट्स। ठीक है, तो कीबोर्ड इवेंट के अंदर यानी कि अपने पास में ऑन की अप हो गया, ऑन की डाउन हो गया, ऑन की प्रेस हो गया। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। तो इन इवेंट्स के बेस पे अपन क्या करते हैं, एक बार वर्किंग जावास्क्रिप्ट के अंदर कराते हैं। तो उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक बार उस पार्ट को अपन बोलते हैं इवेंट बेस्ड वर्किंग। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं और नेक्स्ट अपने पास में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि ये जो लैंग्वेज है ये आपके ब्राउजर पे चलती है। और लैंग्वेज का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। लैंग्वेज का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स से अभी आप और मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये बेसिकली अपने पास में क्या रहने वाला है, एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर होते हैं अपने पास में ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स अपन क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स अपन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके के होते हैं, कैसे ये बनते हैं, कैसे इनको एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक बार प्रैक्टिकल सेशन में एक बार आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है अपने पास में ये किस तरीके की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है अपने पास में इंटरप्रेटेड यानी लाइन बाय लाइन चलने वाली लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका क्लाइंट साइड पे आएगा। इवेंट बेस्ड यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये बेसिकली काम करने वाली है। अगेन उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अपने पास में रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है अपने पास में ये है, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसी लाइन से आपके पास में कम से कम यहाँ पे 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। 5 इंटरव्यू क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे एक बार क्लियर। ठीक है, तो इस चीज का आपको एक बार ध्यान रखना है, चलेगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, जावास्क्रिप्ट जो इन्वेंट हुई थी वो 1995 में हुई थी। नैसकैप कॉर्पोरेशन लाइव स्क्रिप्ट, यानी कि ये एक अपने पास में कॉर्पोरेशन है जहां पे ये बेसिकली क्या हुई थी, इन्वेंट हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी इन सब चीजों का प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, JavaScript programs are run by and interpreted built into the user's web browser। चलेगा, इस पार्ट को एक बार अपन समझते हैं। ये लाइन अपने को क्या बोल रही है एक बार,
तो यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट की जितने भी प्रोग्राम्स अपन क्रिएट करेंगे, जो राइट करेंगे अपन, वो बेसिकली इंटरप्रेटेड के थ्रू अपने पास यूजर ब्राउजर के अंदर अपने पास में क्या होंगे, रन होंगे। तो अभी जावास्क्रिप्ट का जितना भी आउटपुट जो अपन देखेंगे, वो अपन कहाँ पे देखेंगे, तो वो सिंपल अपन किस में देखेंगे, ब्राउजर के अंदर देखेंगे। अब ब्राउजर क्या होता है, तो ब्राउजर फॉर एन एग्जांपल आपके पास में क्रोम हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में एज हो गया, उसके बाद में आपके पास में जितने भी ब्राउजर्स हो गए, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में कॉमेट हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, ये कुछ अपने पास में लेट्स से यहाँ पे अपने पास में फायरफॉक्स हो गया, तो ओपेरा हो गया, ठीक है। तो ये सारे अपने पास में क्या होते हैं, एक बार ब्राउजर्स होते हैं। मैं सबसे ज्यादा जो यूज करता हूँ वो क्रोम ब्राउजर को यूज करता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट अपने को देखने को मिलेगा, वो बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो बेसिकली आपको वेब ब्राउजर पे अपने को एक बार देखने को मिलेगा। अब ये किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्या इसके लिए अपने को करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आपके पास में कहाँ पे आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा अपने पास में वेब ब्राउजर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं जावास्क्रिप्ट, यानी इट्स यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ इट इज कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, ये बेसिकली अपने पास में क्या है, ये एक कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने जावास्क्रिप्ट को एक बार क्या कर दिया, राइट कर दिया, अगर आपने एक बार लिख दिया, तो उसको आपको वापस अगर एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से वापस इसको एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि कैश सेंसिटिव का मतलब क्या है। थोड़ा सा आप रिलेट कम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार अपना दिमाग यहीं पे रखना, अपना माइंड आप यहीं पे रखना, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लेता हूँ वेर के नाम से। वेर एक कीवर्ड होता है, जब भी अपन वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो एक ये फिक्स कीवर्ड होता है। यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ एक बार 10। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो 10 वैल्यू है, ये मैंने किस में स्टोर करा दी, ये मैंने ए वेरिएबल के अंदर एक बार स्टोर करा दी। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी, और यहाँ पे इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ 10। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं कराता हूँ प्रिंट, या फिर इसके अंदर मैं कोई भी ऑपरेशन अगर कराता हूँ, तो ऑपरेशन कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी कराऊंगा, तो अपने पास में आउटपुट इसका कितना आएगा, 30 आ जाएगा अपने पास में आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में 30 इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी कंडीशन को कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, ए प्लस बी, तो यहाँ पे अब इसका आउटपुट अपने पास में नहीं आएगा। नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने वेरिएबल कैसा ले रखा है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में, यहाँ पे बी भी आपने कैसा ले रखा है, स्मॉल लेटर में, और आप यहाँ पे जो एक्सेस कर रहे हो वो किस में कर रहे हो, आप इसको कैपिटल लेटर में इसको एक्सेस कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगी, एरर अपने को देखने को मिल जाएगी। और इस पार्ट को अपन बोलते हैं कैश सेंसिटिव, यानी कि आपने जिस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन किया है, उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको आउटपुट एक बार नहीं देगा। तो इस चीज को भी आपको एक बार बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपके पास में होती है, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है हमेशा कि जावास्क्रिप्ट क्या जावा होती है, तो नहीं, यहाँ पे अपने पास में सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए जावा, ठीक है। तो जावा जो लैंग्वेज होती है, ये एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, और जावा स्क्रिप्ट जो होती है, ये एक अपने पास में डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जावा जो होती है, ये आपके सिस्टम के एप्स क्रिएट करने में या फिर सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में काम में आती है, जबकि जावास्क्रिप्ट आपकी मोस्टली जो काम में आती है, वो वेब एप्स या वेबसाइट्स, ठीक है, या फिर सर्वर साइड यूज, इन सभी काम के लिए अपने पास में जावास्क्रिप्ट मोस्टली आपकी यूज होती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका कोर या मेन डिफरेंस, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपकी क्या होती है, चलेगा। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, अगर वीडियो से आप काफी चीजें सीख रहे हो, तो वीडियो को सिंपल आपको लाइक कर देना है, ताकि वीडियो थोड़ा सा बाकी लोगों के पास भी एक बार पहुंच सके,
ठीक है। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि और क्या क्या जावास्क्रिप्ट बेसिकली कर सकती है अपने वेब पेज के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या कर सकती है। तो जावास्क्रिप्ट कैन डायनामिकली मॉडिफाई एन एचटीएमएल पेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट आपकी डायनामिक मॉडिफाई कर सकती है। डायनामिक मॉडिफाई का मतलब क्या होता है और कहाँ पे कर सकती है? तो एचटीएमएल पेज पे। डायनामिक मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपके पास में एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट है, ये मैं आपको वापस एक बार बना देता हूँ। यहाँ पे अपने पास में एक ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर लेट्स से यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक बटन बना हुआ है, ये आपका हेडर हो गया। इस हेडर के ऊपर यहाँ पे अपने पास में एक मेन्यू का बटन बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोगो रखा हुआ है और यहाँ पे बीच में आपके पास में कुछ कंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायनेमिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये अपना क्या है बटन, इस बटन पे क्लिक होने पे आपके पास में इधर से जो मेन्यू अपने पास में ओपन होके आता है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? डायनेमिक मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। डायनेमिक मॉडिफिकेशंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि आपके सामने अभी नहीं दिख रहा है, आपको अभी आपके वेब पेज में नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, वो एलिमेंट कहीं से निकल के आ रहा है। टॉप से आ सकता है, बॉटम से आ सकता है, लेफ्ट साइड से आ सकता है, राइट साइड से आ सकता है। कहीं से भी अगर निकल के एलिमेंट आपके सामने आ रहा है, दैट मीन्स आपका वहां पे क्या हो रखा है? डायनेमिक मॉडिफिकेशंस वहां पे हो रहा है। डायनामिक मॉडिफिकेशंस का मतलब ये है कि आपके वेब पेज में आप अगर देख रहे हैं, आपको कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, आप वहां पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, आप किसी पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं। आपने कहीं पे भी अगर क्लिक किया और आपके सामने कोई भी ऐसा बॉक्स ओपन होके आता है, कोई इमेज ओपन होके आती है, कोई एलिमेंट आपके सामने आता है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? बेसिकली डायनेमिकली मॉडिफिकेशंस अपने पास में हो रहा है। और ये काम आपका कौन कर सकता है? ये काम आपका जावास्क्रिप्ट इजीली क्या कर सकता है? एक बार कर सकता है। तो इसे बोलते हैं अपन डायनेमिकली मॉडिफिकेशन एंड एचटीएमएल पेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या कर सकती है? वैलिडेट कर सकती है यूजर इनपुट्स को। अब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी इनपुट को आप क्या कर सकते हो? वैलिडेट कर सकते हो। अब इनपुट को वैलिडेट अपन किस तरीके से कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपके सामने क्या कर देता हूँ? यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे यूजर के नाम आ जाएगा अपने पास में। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ? एक बार यूजर के पासवर्ड लेना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ लॉगिन का, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है? एक सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि यूजर इनपुट को वैलिडेट अपन किस तरीके से करते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक बार यूजर नेम। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और अगर आप पासवर्ड नहीं डालते हैं, आप डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, तो ये आपको क्या कर देगा? सबमिट होने से मना कर देगा। मना क्यों कर देगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखी है? यहाँ पे वैलिडेशंस यहाँ पे अपन ने क्या कर रखी है? लगा रखी है। वैलिडेशंस का मतलब ये है कि आपने इनके अंदर क्या कर रखा है? वैलिडेशन इस तरीके से लगा रखी है कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका खाली सबमिट नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि आपका फॉर्म क्या नहीं हो सकता। अब वैलिडेशंस आप कई तरीके से लगा सकते हैं। लेट्स से आपका फॉर्म अगर खाली है और यूजर अगर इसको सबमिट कर रहा है, तो ये सबमिट नहीं होगा। अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड जो है गलत डाल दिए, तो भी सबमिट नहीं होगा। तो कुछ इन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? इन फॉर्म के इनपुट्स को क्या कर सकते हैं? एक बार वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन यूजर इनपुट्स को क्या कर सकते हैं? बेसिकली वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट भी एक बार आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट जो फीचर है, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कुकीज। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को अपन कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि ये क्या कर सकती है? क्रिएट कर सकती है, क्रिएट कुकीज।
कर सकती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है कुकीज को। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से आप अमेजन पे जाते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप मिंत्रा पे जाते हैं, आप मीशो पे जाते हैं, आप कोई सी भी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं और कोई प्रोडक्ट अगर आप सर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट बेसिकली कुछ ही टाइम बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको क्या दिखने लगता है, एड्स आपको दिखने लगते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं, ये एड्स वगैरह आपको सारी चीजें दिख रही है, वो किसकी वजह से दिख रही है, वो सारी आपकी इन कुकीज की वजह से आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक बार कुकीज को स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जावास्क्रिप्ट इज ए फुल्ली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अपने पास में, फुल्ली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, फुल्ली फीचर लैंग्वेजेस, अपन उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिन लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस से आप क्या कर सकते हो, आप फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो। उन लैंग्वेजेस से आप क्या कर सकते हो, आप उन लैंग्वेजेस से बैकएंड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उन लैंग्वेजेस को अपन बोलते हैं फुल्ली फीचर लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनसे आप क्या कर सकते हो, फुल स्टैक ऐप या फुल स्टैक वेब, आप दोनों में से कुछ भी अगर क्रिएट कर सकते हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फुल्ली फीचर्ड लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जावा स्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो, आप बैकएंड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप फुल स्टैक एप्स आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट एक फुल्ली फीचर्ड लैंग्वेज अपने पास में होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट भी एक बार आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये तो थी सारी बेसिक डिटेल्स जो कि जावास्क्रिप्ट के एक बार अपन ने गेट कर ली है, ठीक है। अब अपन चलते हैं मेन पार्ट पे, और मेन पार्ट है अपने पास में कि जावास्क्रिप्ट अपन क्या करने वाले हैं, एक बार स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि वे वे ऑफ एम्बेड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि कितने तरीके हैं अपने पास में जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेज के साथ में कनेक्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट जो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के अपने पास में मेनली तीन तरीके होते हैं। सबसे पहली होती है अपने पास में इन लाइन जावास्क्रिप्ट, यानी कि लाइन के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को एक बार लिख सकते हैं। उसके बाद में आती है अपने पास में इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद में आती है अपने पास में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये तीन तरीके की अपने पास में क्या होती है, जावास्क्रिप्ट एक बार होती है, ठीक है। तो तीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक बार जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर सकते हैं, चलेगा। अब एक बार अपन चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, और प्रैक्टिकली एक बार अपन देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को आप कैसे लिखेंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक बार किस तरीके से काम करती है। तो अभी केवल मैं आपको एक बार इनलाइन जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनलाइन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए इंटरनल जावास्क्रिप्ट। दो तरीके की जो जावास्क्रिप्ट है, इनको किस तरीके से एक बार अपन लिखते हैं, ये वाला पार्ट एक बार मैं आपको बताता हूं। और एक बार अपन छोटा सा एक कोड अपन लिख के देखते हैं, एक इवेंट लगा के देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बार किस तरीके से इवेंट्स बेसिकली काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ेगा, एक अपना फोल्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एक बार JS के नाम से। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, यहाँ पे फोल्डर अपना रहेगा day01 के नाम से। और इस फोल्डर को मैं एक बार किस में ओपन कर दूंगा, तो मैं इसको एक बार VS कोड में ओपन कर दूंगा, क्योंकि कोड तो अपने को किस में लिखना पड़ेगा, VS कोड के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक index.html यानी सिंपल एक मैं HTML की फाइल यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन HTML की बेसिक स्ट्रक्चर भी एक बार यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अभी तक का पार्ट एकदम सिंपल है कि HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने एक बार क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ और एक बटन मैं सिंपल से क्रिएट कर रहा हूँ, और बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए क्लिक में, ठीक है। सिंपल सा बटन मैंने एक बार क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। अब इसके पाथ को एक बार अपन कॉपी कर लेंगे। पाथ कॉपी करने के लिए यहाँ पे अपन चलेंगे और राइट क्लिक करके इस फाइल नेम के ऊपर चलेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ एक बार अपन कर लेंगे।
और सिंपल सा ब्राउजर पे एक बार मैं आ जाता हूँ। ब्राउजर पे आने के बाद में इस पाथ को एक बार अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे मैं जाके देखूंगा तो मुझे एक यहाँ पे बटन दिख जाएगा जहां पे लिखा हुआ है अपने पास में क्लिक में। ये तो HTML CSS का पार्ट है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया अपने पास में एक बार बटन। अब यहाँ पे जब भी अपन इनलाइन जावास्क्रिप्ट एक बार यूज करते हैं तो इनलाइन का मतलब है कि आप लाइन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को एक बार यूज करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस बटन के अंदर एक इवेंट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो उस इवेंट का नाम है अपने पास में ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के नाम से अपने पास में क्या आता है, एक इवेंट आता है। ऑन क्लिक का मतलब है कि मैं इस बटन पे क्या करने वाला हूँ, एक बार क्लिक करने वाला हूँ। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मेरे को क्या करवाना है, तो क्लिक करवाते ही मेरे को एक फंक्शन को कॉल करवाना है। इस फंक्शन का नाम है अपने पास में अलर्ट के नाम से। ये फंक्शन क्या काम करता है और ये है क्या, तो यहाँ पे मैं इस अलर्ट वाले फंक्शन को एक बार कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे लाके मैं रख देता हूँ एक बार। ये क्या है अपने पास में, तो ये है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, जिस तरीके से अपने पास में इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मैंने कौन कौन से बताए, तो इवेंट्स के अंदर मैंने आपको अभी केवल एक इवेंट बताया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है कि जिस भी इस इवेंट को जिस भी एलिमेंट के अंदर आपने क्या करा, इस एलिमेंट के अंदर आपने इसको कॉल कराया, वो उसी के अंदर क्या हो जाएगा, उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, एक बार लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक बटन बनाया और इस बटन के अंदर अगर आपने क्या लिख दिया, ऑन क्लिक लिख दिया, तो ये क्या करेगा, इसी बटन को पकड़ेगा और इसी के ऊपर क्लिक होने पे क्या करेगा, ये इवेंट एक बार चलेगा। आप यहाँ पे इसको कहाँ पे लगा सकते हो, तो कहीं पे भी लगा दो। H1 के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ऑन क्लिक लिख देता हूँ, तो ये किसके ऊपर लग जाएगा, H1 पे लग जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एक इवेंट आपको बताया ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या कॉल करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ। फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं कुछ फंक्शंस। फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब होता है कि कुछ फंक्शन होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में अलर्ट के नाम से एक फंक्शन है जो कि अपने वेब पेज पे एक पॉप अप ओपन करवाने का काम करता है। अभी यूज भी करके देखेंगे एक बार, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है अलर्ट के नाम से जो कि पॉपअप ओपन करवाने का काम करता है। इसी तरीके से एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, एक और फंक्शन है अपने पास में कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये भी अपने पास में एक फंक्शन है जो कि क्या करने का काम करता है, प्रिंट करवाने का काम करता है। अब किसको प्रिंट कराएगा वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी केवल आपको एक इतना सा ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब होता है कि ये सारे फंक्शन क्या है, पहले से डिफाइन कर रखे हैं जावास्क्रिप्ट में कि क्या होगा, इनके कॉल करवाने से क्या चीजें होगी। तो प्री डिफाइन अलर्ट का जब भी अपन यूज करेंगे तो एक पॉपअप अपने पास में ओपन होगा। और इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, और ALERT ये अपने पास में फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप जो भी लिख देंगे, यहाँ पे जो भी आप लिख देंगे वो आपको क्या दिख जाएगा, वो वहां पे आपको दिख जाएगा। चलिएगा, एक बार अपन यूज करके देख लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आपको हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चलूंगा और ये अपन ने ऑन क्लिक के नाम से क्या करा, एक इवेंट अपन ने लगा रखा है। यहाँ पे अलर्ट के नाम से एक फंक्शन अपन ने यूज कर रखा है। अलर्ट एक प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंगल कोट या यूज कर सकता हूँ या डबल कोट का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार हेलो जावास्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे ये है अपने पास में जो कोड अभी तक अपन ने एक बार लिखा है। मैं इसको एक बार वापस यहाँ पे लेके आता हूँ और थोड़ा सा इसको वापस एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे ये अपन ने लाइन एक बार यहाँ पे लिख रखी है। इस लाइन के अंदर सिंपल अपन ने क्या लिख रखा है, ये तो अपने पास में क्या है, एक बटन है। इस बटन के अंदर ऑन क्लिक के नाम से क्या यूज कर रखा है, अपन ने इवेंट यूज कर रखा है। इस ऑन क्लिक इवेंट के अंदर एक अलर्ट के नाम से अपने पास में क्या है, इस अलर्ट के नाम से अपने पास में एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट या डबल कोट, इसके अंदर आप जो भी लिख देते हो वो आपको क्या हो जाएगा, एक बार सामने जो पॉपअप आपको दिखेगा
उस पॉपअप के अंदर आपको क्या दिख जाएगा, एज इट इज आपको एक बार दिख जाएगा। और ये आपका कब चलेगा, जब आपका क्या होगा, ऑन क्लिक, यानी इस बटन पे क्या होगा, एक बार क्लिक होने पे आपको ये पॉपअप एक बार दिख जाएगा। यहाँ पे अपन चलते हैं ब्राउजर पे आके, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि अभी तक अपन ने कोड किया है, और कोड करके यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश एक बार करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस बटन पे करूंगा क्लिक, तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा, और ये पॉपअप आपको क्या बोल रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। और ये हेलो जावास्क्रिप्ट आपको कहाँ से दिख रहा है, तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट अपन ने इस अलर्ट वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख रखा है। आई होप आप सभी को ये वाला पार्ट एक बार समझ में आया होगा कि हेलो जावास्क्रिप्ट आपको कैसे दिखा। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, पॉपअप वापस चला जाएगा, पेज को मैं वापस रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे इस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू अपने पास में एक अलर्ट के नाम से फंक्शन अपन ने यूज कर रखा है, जो कि हेलो जावास्क्रिप्ट एक बार लिखा हुआ अपने को एक बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये था अपना एक बार इन लाइन जावा स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आपको लाइन के अंदर जावा स्क्रिप्ट को यूज करना है तो उस केस में आप किस तरीके से एक बार यूज करोगे। ठीक है, तो ये था अपने पास में इनलाइन जावास्क्रिप्ट। चलिएगा यहाँ पे एक बार मैं इसको इसी तरीके से लगे रहना देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल डेमो एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट का था। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप जो जावास्क्रिप्ट अब लिखने जा रहे हो, उस जावास्क्रिप्ट को आप इस हेड टैग के अंदर क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो। यानी कि HTML वेब पेज जो होता है अपने पास में, HTML की जो फाइल है, इसके अंदर जो आपका हेड टैग है, इस हेड टैग के अंदर आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड एक बार लिखने वाले हो। अब जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो तो स्क्रिप्ट टैग का आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको एक और क्या बताया था, एक और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के नाम से मैंने क्या बताया था, एक और आपको फंक्शन बताया था। ठीक है, और ये आपका क्या काम करता है, तो ये सिंपल आपका प्रिंट करवाने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट इन कंसोल। ठीक है, तो ये आपका कंसोल में प्रिंट करवाने का काम करता है। अब ये कंसोल क्या होता है, और ये आपका कंसोल डॉट लॉग क्या है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से एक बार कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके एक बार इसको मैं रख देता हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे, और ये जो टेक्स्ट है ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और अपने कोड में से भी एक बार हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो कंसोल है, कंसोल है यहाँ पे अपने पास में ऑब्जेक्ट। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कंसोल के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में डॉट लगा हुआ है, और ये जो LOG है, ये क्या है, तो ये है अपने पास में एक फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट ये वाला है, और इस ऑब्जेक्ट का लॉग जो है ये एक अपने पास में फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या काम करता है, तो ये फंक्शन आपका काम करता है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पार्ट को प्रिंट करवाने का। और ये प्रिंट कहाँ पे होता है, तो ये प्रिंट होता है आपका कंसोल के अंदर। कंसोल कहाँ होता है, तो कंसोल होता है आपका ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो चलेगा, अब यहाँ पे अपन चलते हैं ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को तो हटा ही देता हूँ, ये तो अल्टीमेटली आपको कंफ्यूज ही करेगा। ठीक है, और हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से एक बार लिख देता हूँ। अब चलते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे, और अब यहाँ पे इसका आउटपुट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसका आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ब्राउजर पे आके राइट क्लिक कर देना है, इंस्पेक्ट पे चलना है, इंस्पेक्ट पे आके यहाँ पे आपको यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है, और थ्री डॉट्स पे जाके डेवलपर टूल को नीचे ओपन कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एलिमेंट्स वाला सेक्शन, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कंसोल वाला सेक्शन। और इस कंसोल के अंदर आप देख सकते हो हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम इंटरनल जेएस फाइल। ठीक है, तो ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ये आपको कहां से दिख रहा है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट से, जहां पे अपन ने इंटरनल यानी कि स्क्रिप्ट नाम का टैग जहां पे यूज करा था, उसका आउटपुट अपने को यहाँ पे एक बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कौन सी फाइल आपने यूज करी है, index.html, और उसकी कौन सी लाइन पे आपने क्या कर रखा है, कंसोल। ये भी
आप एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां से अपने को आउटपुट एक बार दिख रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी पार्ट को जिसको प्रिंट अगर करवाना है तो उसके लिए अपन कंसोल डॉट लॉग का एक बार यूज करते हैं। तो ये हो गया अपने पास में एक बार इंटरनल जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखेंगे और क्या अपन ने एक बार फंक्शनलिटीज यूज करी है फॉर द प्रिंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो चलेगा। तो ये है अपने पास में कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, जहां से अपन एक बार जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा। आगे के जितना भी पार्ट है उसको नेक्स्ट सेशन में अपन देखते हैं। ठीक है, और अभी तक के पार्ट में केवल आपको इन दो चीजों को एक बार अपने VS कोड में लिखना है और प्रैक्टिकली एक बार आपको इम्प्लीमेंट करना है कि बेसिकली आप किसी बटन पे क्लिक करने पे आपके सामने कुछ डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर क्या आप लोग करेंगे। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो स्क्रैच से लेकर एडवांस सारी चीजें मैं आपको इसी तरीके से, इसी आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले एक अच्छे वीडियो के अंदर। चलेगा, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, तो आज के सेशन में अपन देखने वाले जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसके इन अराउंड जितनी भी सारी चीजें हैं जो कि वेरिएबल से रिलेट करती है, वो सारी चीजें आज अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास में जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है VAR। VAR का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से अपन क्या कर सकते हैं, तो वेरिएबल से अपन क्या कर सकते हैं कि किसी एक तरीके का एक बॉक्स बना सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि आप वेरिएबल कीवर्ड के थ्रू आप एक कंटेनर बना सकते हो, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसको थोड़ा सा मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बेसिकली एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड का यूज करके अपन क्या करते हैं, इस कीवर्ड का यूज करके अपन वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। अब वेरिएबल कितने भी तरीके के हो सकते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो वेर है, ये वेर एक कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेर एक कीवर्ड है और लेट्स से अभी यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो वेरिएबल यहाँ पे मैं बना देता हूँ a, और a के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक बार स्टोर कर देता हूँ 10। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो वेर है, ये तो एक सिंपल कीवर्ड है, लेकिन यहाँ पे अपन ने वेरिएबल किसको बनाया, वेरिएबल बनाया अपन ने a को, और a के अंदर अपन ने क्या स्टोर कर दिया, a के अंदर अपन ने स्टोर कर दिया 10। यानी कि ये जो वैल्यू है 10, ये 10 वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, ये a के अंदर स्टोर है। और ये किसकी वजह से स्टोर है, तो ये वेयर कीवर्ड की वजह से अपने पास में स्टोर है। तो वेयर क्या है, वेयर सिंपल अपने पास में वेरिएबल बनाने के लिए एक कीवर्ड है। वेयर अपने पास में एक कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपन वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, एक बार क्रिएट कर सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स एक उस तरीके के बॉक्स के तरीके के होते हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। यानी कि कोई भी आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यूज को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल को अगर मैं बताऊं, तो वेर यहाँ पे a इक्वल टू, यहाँ पे अभी अपने पास में क्या रखा हुआ है 10, तो ये 10 किसके अंदर रखा हुआ है, इस a के अंदर रखा हुआ है। तो ये जो a है, ये a एक आपका किस तरीके से है, ये एक a जो है, ये आपका एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज रख सकते हो। तो अभी यहाँ पे a जो रखा हुआ है, इस a के अंदर अपने पास में सिंपल 10 रखा हुआ है। तो a को आप मान लो यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपने क्या रख दिया, एक बार 10 रख दिया। अब इसको आप खाली कर दो, यानी कि वेरिएबल को वापस निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल a के अंदर 20 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वेरिएबल के अंदर कुछ भी, कितना भी क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक कंटेनर या फिर एक बॉक्स की तरह होते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, एक बार कितना भी यूज कर सकते हो। वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल्स को एक बार बनाया जाता है। तो ये सिंपल सी एक बार डेफिनेशन होगी वेरिएबल्स की। ठीक है,
अब यहाँ पे अपन चलते हैं और कुछ जो वेरिएबल्स के बेसिक एंड कॉमन रूल्स जो होते हैं उन सभी रूल्स को एक बार अपन देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार वापस आपको रिकैप करवा देता हूँ व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि वेर जो है, वेर एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के थ्रू अपन क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को इन जावास्क्रिप्ट। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए वेर कीवर्ड का क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेर कीवर्ड जो है ये एक बॉक्स की तरह अपना अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थिंक ऑफ वेर एज ए रीयूजेबल बॉक्स यू कैन ओपन एंड चेंज, ठीक है। यानी कि वेर से अपन कोई भी वेरिएबल जो बनाते हैं उस वेर वेरिएबल से आप क्या कर सकते हो, रीयूजेबल क्या कर सकते हो, एक बार वेरिएबल्स बना सकते हो। लेट्स से यहाँ पे आपके पास में एक कंटेनर है, ठीक है। तो उस कंटेनर को आप क्या कर सकते हो, उस कंटेनर के अंदर लेट्स से यहाँ पे आपके पास में ये कुछ इस तरीके से आपके पास में कंटेनर है। अब ये क्या है, ये एक आपका वेरिएबल है, इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, वापस हटा सकते हो, कितना भी आप वैल्यूज इसके अंदर रख सकते हो, वापस हटा सकते हो। तो वेयर जो है अपने पास में रीयूजेबल बॉक्स होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप ओपन यानी कि उसके अंदर आप कुछ भी क्या कर सकते हो, चेंजेस एक बार कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं बेसिकली अपन वेर कीवर्ड, ठीक है। तो वेरिएबल अपन इस पार्ट को एक बार बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं और वेरिएबल बनाने का जो बेसिक सिंटेक्स है वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी अपन वेरिएबल्स बनाएंगे तो वेरिएबल्स बनाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, वेर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद में किस नाम का आपको वेरिएबल बनाना है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से, तो ए नाम का यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक वेरिएबल है। और इक्वल टू लगाने के बाद में यहाँ पे जो भी अपन रखते हैं वो इस ए की क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से मैं अगर एक और वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल मैं यहाँ पे बी बनाता हूँ और बी के अंदर मैं क्या करवा देता हूँ, एक बार 20 स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने पास में जो वेरिएबल है वो कौन सा है, बी वेरिएबल है। वेर तो एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल बनाने के काम में आता है। वेर एक कीवर्ड है, वेर यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल तो आपका बी और ए है, ठीक है। ए के अंदर 10 स्टोर है और बी के अंदर आपका 20 स्टोर है। तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक बार मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ। अब बेसिक सा सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। वेर कीवर्ड का सबसे पहले यूज करना होता है, उसके बाद में जो भी वेरिएबल का आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। लेकिन नाम देने के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अभी सिंपल एक बार अपन कुछ इस तरीके से वेरिएबल बना देते हैं और इक्वल टू लगाने के बाद में यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, एक बार इस कंप्लीट वेरिएबल के अंदर, यानी कि यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आपको जो भी रखना है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर करवाना है उसको आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर रख सकते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम से और ए के अंदर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 10 है आपका, ये क्या है आपका, ये एक नंबर है जिसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रख सकते हो। एक और मैं वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल बी के नाम से बना देता हूँ। और अब मान लो कि मुझे क्या करना है, उसके अंदर कोई नाम स्टोर करना है। तो नाम लेट्स से यहाँ पे मैं इजी वेब करके मैं क्या करता हूँ, एक नाम को स्टोर करवाता हूँ। तो जब भी आप क्या करेंगे, जब भी कोई नाम को अगर आपको स्ट्रिंग करवाना है या फिर जैसा आपने लिखा है ऐसा का ऐसा ही अगर आपको क्या करवाना है, स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है डबल कोट्स, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। इनको बोलते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखते हो वो ऐसा का ऐसा ही आपको क्या होता है, एक बार वापस दिखता है। और इस फॉर्मेट को अपन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि ये क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो स्ट्रिंग अपन उसी को बोलते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि ये एक आपका क्या है, सेट है कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली अपन स्ट्रिंग। अभी केवल मैं दो ही आपको टाइप्स बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर,
यानी कि जो भी आपको मैथ्स में दिखता है, लेट्स से यहाँ पे आपको 10 दिखता है, 20 दिखता है, 30, 40, जो भी मैथमेटिकल चीजें आपको दिखती है, नंबर्स आपको दिखते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल नंबर्स बोलते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको लेट्स से यहाँ पे आपका कोई नाम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई सिटी का नेम दिख रहा है, तो ये सारे क्या है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इनको जावास्क्रिप्ट में बोला जाता है एक बार स्ट्रिंग। ठीक है, अभी केवल आपको दो ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे आगे चीजें आती जाएगी मैं आपको ऑटोमेटिकली आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिएगा, तो अभी यहाँ पे इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट वेरिएबल बना हुआ है वेर कीवर्ड का यूज करके, और नेम नाम से एक वेरिएबल बना है जिसके अंदर क्या स्टोर है, जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, और इस स्ट्रिंग के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अपने पास में अमन। ठीक है, इसी तरीके से एक और वेरिएबल बनाया हुआ है एज नाम से, और इसके अंदर सिंपल क्या लिखा हुआ है 23, यानी कि ये अपने पास में क्या है, ये एक अपने पास में नंबर स्टोर इसके अंदर हो रखा है। उसके बाद में एक सिटी नाम से वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर क्या स्टोर है, जिसके अंदर बेसिकली अपने पास में जयपुर, यानी कि ये भी एक अपने पास में क्या है, स्ट्रिंग स्टोर हो रखा है। ठीक है, तो ये होता है बिल्कुल बेसिक वेरिएबल बनाने का एक बार तरीका कि किस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको वे कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वेरिएबल का नाम देना है, यहाँ पे किस नाम का आपको वेरिएबल बनाना है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, उनको आगे चल के एक बार अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वापस एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिक्लेयर हो रहे हैं प्लस असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब होता है, लेट्स से यहाँ पे एक बार वापस में वेरिएबल a इक्वल टू यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका नाम है a, और a के अंदर अपन ने क्या असाइन कर दिया या क्या स्टोर कर दिया, तो 10 अपन ने असाइन कर दिया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं कि a के अंदर अपन ने क्या कर दी, वैल्यूज को असाइन कर दिया, यानी कि अभी अगर मैं a लिखूंगा तो यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, a की वैल्यू 10 आएगी। और वेर कीवर्ड का अपन यूज करते हैं डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से वापस लिखूं a इक्वल टू 10, तो मैं इस पूरे पार्ट को क्या बोलूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसको कि मैंने इसको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यूज स्टोर कर देना या असाइन कर देना। ठीक है, और वेर कीवर्ड का अपन यूज करके इस कंप्लीट वेरिएबल को जो बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन एक बार डिक्लेयर करना, कि आप क्या कर रहे हो, कोई वेरिएबल्स को क्या कर रहे हो, बेसिकली डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका वेरिएबल्स का बेसिक थिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कुछ चीजें। सो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल कॉमन चीजें, मैं अभी इसी सेशन में बता रहा हूँ, इसके आगे थोड़ी सी एडवांस चीजें आपको एक बार बताऊंगा। डिक्लेयर विदाउट ए वैल्यू। अब लेट्स से यहाँ पे आप कोई एक वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल आपने बनाया, कीवर्ड का यूज किया, उसके बाद में वेरिएबल का नाम लिख दिया, लेकिन इसके अंदर आपने क्या नहीं करा, कुछ भी स्टोर नहीं करा, तो उस केस में आपको क्या मिलेगी, उस केस में मिलेगी आपको एरर्स। ठीक है, तो एरर्स क्या बोलती है या फिर किस तरीके की एरर्स मिलती है, तो यहाँ पे अभी सिंपल अपने पास में लिखा हुआ है कि आपने वेर कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल का नाम तो बना दिया, यानी कि आपने जैसे वेर कीवर्ड का यूज किया और वैसे ही आपने क्या कर दिया, वेर कीवर्ड को आपने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन विदाउट वैल्यू, यानी कि आपने इसके अंदर वैल्यूज को स्टोर नहीं करा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, तो प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था console.log अपने पास में एक ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि आपने वेर कीवर्ड का यूज करके एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन आपने उसको क्या नहीं करा, डिफाइन नहीं करा, आपने उसको डिफाइन नहीं करा, आपने उसको बताया नहीं कि आपकी वैल्यूज क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसी पार्ट को अपन बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को अगर मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में बताऊं, तो आपने क्या करा, एक वेरिएबल तो बनाया, लेकिन इस वेरिएबल को आपने डिफाइन ही नहीं करा, आपने इसको बताया ही नहीं कि आपके अंदर नंबर स्टोर है, आपके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, या फिर स्टोर क्या है, स्टोर क्या है वो आपने बताया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने वेरिएबल तो बनाया, लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया। इसी पार्ट को अपन बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है डिक्लेयर फर्स्ट, उसके बाद में ऐड वैल्यू लेटर, और उसके बाद में डिफॉल्ट वैल्यू इज अनडिफाइंड। अगर आपने कोई भी वेरिएबल बनाया वेरिएबल ए, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास में अनडिफाइंड, यानी कि डिफाइन उसकी नहीं होती है। तो सिंपल अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका वेरिएबल्स कि वेरिएबल अगर आप बनाओगे और अगर आप उसको डिफाइन नहीं करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं और वेरिएबल्स की थोड़ी सी एडवांस चीजें एक बार अपन देख लेते हैं। अब वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को बेसिकली आप क्या कर सकते हो, रीअसाइनमेंट कर सकते हो, यानी कि आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। चेंज किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेरिएबल ए, इसके अंदर मैं रख देता हूँ एक बार के लिए 10। ठीक है, मैं इसके अंदर रख देता हूँ 10। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, इस वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस a की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास में क्या है, a के अंदर 10 स्टोर है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल वापस यूज करूंगा और a इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 20 स्टोर कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं रीअसाइन। रीअसाइन का मतलब होता है कि सबसे पहले आपने क्या करा, a के अंदर 10 को असाइन करा, उसके बाद में आपने वापस a को क्या कर दिया, वापस दोबारा असाइन कर दिया और a की वैल्यू अब अपडेट करके आपने क्या कर दी, 20 कर दी। तो इसको बोलते हैं रीअसाइनमेंट। अभी यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, वेर कीवर्ड का यूज है, सिटी नाम से एक वेरिएबल है, इसके अंदर पहले क्या रखा हुआ है, जयपुर, और उसके बाद में इसी सिटी कीवर्ड को यहाँ पे यूज करके इसके अंदर क्या रख दिया, एक बार दिल्ली। और अभी यहाँ पे console.log, अगर आप सिटी को console.log कराएंगे तो आपको आउटपुट जो देखने को मिलेगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी आपने लास्ट अपडेट करा है इस वेरिएबल के अंदर, तो अभी आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको दिल्ली करके। ठीक है, चेंज द वैल्यू यूजिंग इक्वल टू, ठीक है, एंड नो वेर कीवर्ड। आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपने वेर कीवर्ड का यूज करके सिटी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू है आपने जयपुर रखा। उसके बाद में आपको वेर कीवर्ड वापस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखोगे तो एरर नहीं आएगी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप वापस से क्या करोगे, सिटी नाम का वेरिएबल, इस वेरिएबल को वापस एक्सेस करोगे और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज अपडेट करनी है वो वैल्यूज आप अपडेट कर दोगे और console.log के अंदर आप क्या कर दोगे, सिटी को एक बार प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपका वेर कीवर्ड, जिसको आप रीअसाइन कर सकते हो, री डिक्लेयर आप इसको कर सकते हो। उसके बाद में वापस आ जाता है नेक्स्ट सेशन पे, री डिक्लेरेशन। ठीक है, री डिक्लेरेशन का मतलब है कि आप इसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो वापस। डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं वापस वेर कीवर्ड लेता हूँ, वेर ए के अंदर मैंने लेट्स से यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब ये पूरा क्या होता है, इस पूरे को अपन बोलते हैं डिक्लेयर करना। ठीक है, यहाँ पे अपन बोलते हैं इसको डिक्लेयर करना। तो इस वेर कीवर्ड से बनाए हुए वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, वापस से री डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसको अपन बोलते हैं एक बार री डिक्लेरेशन। अब री डिक्लेरेशन और री असाइनमेंट दोनों में डिफरेंस है। री असाइन में यहाँ पे लिख देता हूँ, री असाइन के अंदर होता है वेरिएबल ए के अंदर मैंने 10 रखा और ए के अंदर मैंने क्या रख दिया, एक बार 20, और console.log अगर मैं ए करता हूँ तो यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलेगा 20। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन ने वेर कीवर्ड का यूज नहीं किया है। अगर अपन वेर कीवर्ड का यूज करते तो ये आपका क्या हो जाता, री डिक्लेयर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, केवल इसको री असाइन कर रहे हैं। और री डिक्लेयर का मतलब होता है कि आप वापस वेर कीवर्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका री डिक्लेरेशन। यहाँ पे विथ वेर कीवर्ड यू कैन री डिक्लेयर एंड अपडेट इन वन लाइन। ठीक है, यानी कि आप वेर कीवर्ड का यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, वेरिएबल को री डिक्लेयर कर सकते हो, उसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, आप अपडेट आप उसकी वैल्यूज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका री डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे आपको एक मैं छोटी सी प्रो टिप एक बार आपको दे देता हूँ कि अभी अपन एक बार बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिक्स का मतलब होता है कि आपको हर एक जावास्क्रिप्ट की छोटी से छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जब भी अपन स्टार्टिंग में वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो अपन बनाते हैं वेर कीवर्ड का यूज करके।
ठीक है। लेकिन अभी जो आजकल जो जावास्क्रिप्ट चल रही है उसके अंदर क्या है कि कुछ मॉडर्न टिप्स एंड मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन्स है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वेर कीवर्ड को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस मिलती है और उसके बजाय लेट और कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड्स जो होते हैं इनसे भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को बना सकते हो, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी ज्यादा प्रेफरेंस होती है। आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको वेर, लेट और कॉन्स्ट तीनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अभी के लिए केवल बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यानी कि ES6 और 6 से अपर वर्जन्स में, ES6 का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है ECMAScript 6, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रेफर किया जाता है वो लेट और कॉन्स्ट से वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो लेट फॉर वेरिएबल्स दैट माइट चेंज, यानी कि लेट से बनाए हुए वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अब वो पूरा डिफाइन में एक बार इसके लिए अलग सेशन एक बार मैं लूंगा, ठीक है। लेकिन कौन से वेरिएबल्स बनते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से वेर से बने हुए वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं इसी तरीके से लेट से बने हुए भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है, लेट से यहाँ पर स्कोप लेवल का आपका डिफरेंस होता है। ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी के लिए इतना जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी के लिए केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि वेर कीवर्ड से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स एक बार अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लर्न वेयर टू अंडरस्टैंड लेगेसी कोड, यूज लेट एंड कॉन्स्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यानी कि अब मतलब आगे चल के अपन भी एक बार लेट और कॉन्स्ट ही यूज करेंगे, लेकिन वेर कीवर्ड सबसे पहले आया था तो इसका आपको एक बार पता होना चाहिए कि वेर, लेट और कॉन्स्ट तीनों से अपन क्या कर सकते हैं, एक बार वेरिएबल्स को एक बार क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी पार्ट एक बार आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं और वेरिएबल्स क्रिएट करने के या फिर वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स भी होते हैं। तो वो रूल्स एक बार अपन पता कर लेते हैं कि किस तरीके के रूल्स एक बार होते हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और सबसे फर्स्ट रूल पे आ जाते हैं। रूल के अंदर आ जाता है नेमिंग बेसिक्स, यानी कि जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, तो स्टार्ट विथ कीवर्ड, यानी कि आपको वेर कीवर्ड का आपको यूज करना। लेट्स से यहाँ पे वेर और उसके बाद में इस वेरिएबल का नाम आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि तुम एक वेरिएबल बना रहे हो जब भी अपन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि वेर हो गया, ठीक है, लेट हो गया और कॉन्स्ट हो गया, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है कि इन सब से जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हो, आप कोई वेरिएबल्स को यहाँ पे एक बार क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यूज मीनिंगफुल नेम्स। अब देखो जब भी आप वेरिएबल्स बनाते हो तो वेरिएबल बनाते टाइम पे थोड़े से मीनिंगफुल नेम्स देना भी थोड़ा सा मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लेट्स से यहाँ पे आपको अगर लेना है वेरिएबल, तो वेरिएबल लेट्स से यहाँ पे आपको किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को, यूजर की इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना है। तो यूजर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंफॉर्मेशन में सिंपल अपन क्या क्या लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जब भी अपन वेरिएबल्स बनाते हैं तो थोड़ा सा रिलेटेड नाम से अपन क्या बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर नाम लेना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, नेम यूज करूंगा। लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल के अंदर एज लेना तो मैं क्या करूंगा, एज कीवर्ड का, एज वेरिएबल का यूज करूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक बार मीनिंगफुल नेम्स एक बार अपन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको एज लेनी है तो एज नाम से वेरिएबल बना सकते हैं और यूजर का नाम लेना तो नाम के नाम से आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। छोटे मोटे ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो उनके अंदर आप ए बी सी डी कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के नाम ले सकते हैं। लेकिन आपको जब भी प्रोफेशनली कोई काम करना है तो उससे रिलेवेंट या मीनिंगफुल यूजर वेरिएबल्स के नाम लेना ही थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए भी रहेगी, ठीक है। तो हमेशा आपको मीनिंगफुल नेम्स आपको लेने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक आपका पार्ट है। उसके बाद में आ जाते हैं और रूल नंबर 2 है नेमिंग का जो बेसिक रूल है। उसके अंदर अपन यहाँ पे अपन देखते हैं कि जब भी कोई भी वेरिएबल अपन बनाते हैं तो कभी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस को आपको यूज में नहीं लेना, नो स्पेस इन वेरिएबल नेम। लेट्स से यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल के अंदर मुझे यूजर का नाम लेना है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से यूजर नेम, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से क्या नहीं बना सकता, वेरिएबल नहीं बना सकता। यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से बना सकता हूँ,
तो या तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं यूजर नेम कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, या फिर अगर मेरे को स्पेस देना ही है तो मैं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर यहाँ पे नेम का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो कुछ चीजें होती है जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर वैलिड होती है, तो उनका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हुए आपको स्पेस का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे अपने पास में लिखा भी है नो स्पेशल वेरिएबल नेम्स, तो वेर यूजर नेम, ठीक है, ये आपका गलत है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सही है यूजर नेम करके अपने पास में रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, यूज लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर, एंड आप क्या यूज कर सकते हो, डॉलर साइन। डॉलर साइन यही आप क्या कर सकते हो, यूजर वेरिएबल बनाते टाइम पे यूज कर सकते हो, चलेगा। अब यहाँ पे यूज लेटर्स, तो लेटर्स तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर ही सकते हो। उसके बाद में नंबर्स भी आप यूज कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर केवल आप डॉलर का यूज कर सकते हो, और आप अंडरस्कोर, यानी दो ही स्पेशल कैरेक्टर्स आपके वैलिड होते हैं यूजर नेम क्रिएट करते टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल ये एकदम जो आपका प्राइस 1 जो लिखा हुआ है ये एकदम आपका सही वेरिएबल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, तो जिसमें आप डॉलर और अंडरस्कोर दो ही वेरिएबल्स या दो ही स्पेशल कैरेक्टर्स का आप यूज कर सकते हो, इनके अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। आपको नंबर्स के अंदर आप नंबर किसी भी वेरिएबल के लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1 2 3 कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप यूज ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, हो सकता है ये आपका कई बार वर्क भी ना करे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनको भी आपको यूज में नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सेसिबल नहीं होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो आपको क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो आप डॉलर और अंडरस्कोर इन दो स्पेशल कैरेक्टर्स को छोड़ के आपको किसी भी और स्पेशल कैरेक्टर्स का आपको यूज नहीं करना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, यानी कि जब भी आप नंबर से कोई वेरिएबल बनाओगे तो वो बेसिकली आपका प्रॉपरली वेरिएबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रूल नंबर 3, डिक्लेरेशन एंड बिहेवियर। तो इस पार्ट को एक बार मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। डिक्लेयर एंड असाइन सेपरेटली, लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं और वेर सिटी नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिटी नाम के वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद में आपने क्या करा, इसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक वे है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके से डिक्लेयर और असाइन कर सकते हो। उसके बाद में री डिक्लेयर और री असाइन अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप री डिक्लेयर भी कर सकते हो, री असाइन भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो हो रहा है अपने पास में री असाइन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो हो रहा है अपने पास में री डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। और डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी वेरिएबल की जो होती है वो अनडिफाइन होती है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसको आपको बेसिकली डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे, और रूल नंबर 4 जो होता है ये बोलता है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इनका क्या होता है कि कुछ ना कुछ स्कोप होता है, स्कोप और समरी इनका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे वेरिएबल कीवर्ड से जितने भी अपन वेरिएबल्स बनाते हैं उनका जो स्कोप होता है, उनका स्कोप होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है कि आपने इस वेरिएबल को अगर किसी बॉक्स के अंदर क्रिएट कर दिया, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ये एक बॉक्स है, आपने इस वेरिएबल को यहाँ पे इस बॉक्स से बाहर की साइड पे आपने डिफाइन कर रखा है। अगर आप इस वेरिएबल को यहाँ पे भी एक्सेस करेंगे तो ये यहाँ पे भी आपको वैल्यूज दे देगा, और अगर आपने इस बॉक्स के बाहर भी इस वेरिएबल को एक्सेस किया तो ये आपको क्या दे देगा, बाहर भी आपको क्या कर देगा, एक बार वैल्यूज दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेरिएबल से बना हुआ कीवर्ड है वो बेसिकली आपका स्कोप पे डिपेंड नहीं होता, स्कोप से बाहर भी काम करेगा, स्कोप के अंदर भी काम करेगा, ठीक है। तो ये होता है स्कोप लेवल। आगे चल के थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल में एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा। द वेर लेट और कॉन्स्ट का एक बार डिफरेंशिएट आपको मैं बताऊंगा। नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट अंडरस्कोर और डॉलर। अब जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंडरस्कोर और डॉलर के अलावा आपका कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर जो होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिड नहीं होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूजर और नेम अगर आपको इसको जोड़ के लिखना है और अगर आपको डैश का यूज करना है तो ये आपका वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा।
उसके बाद में अगर आपने यूजर और आईडी दोनों के बीच में अगर आपने @ या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया तो वो भी आपका वैलिड नहीं होगा। अंडरस्कोर और डॉलर का आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों भी आपके एक बार मैंने आपको बता दिया है। अब इस सेशन को एक बार फाइनल करते हैं और इसके अंदर जो इस सेशन के कंप्लीट जो टेक अवेज है, की टेक अवेज है, वो एक बार अपन देख लेते हैं कि वेर कीवर्ड एक ओल्डर वे है टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको पहले बताया कि वेर एक आपका कीवर्ड है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को बना सकते हैं, वेरिएबल्स को अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्डर वे है, ठीक है, यानी कि पुराना तरीका है। अभी जो वेरिएबल्स बनते हैं या डिक्लेयर होते हैं वो लेट और कॉन्स्ट से होते हैं। तो आगे चल के थोड़ा सा इनको भी अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वेर कीवर्ड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वेर कीवर्ड से बनाए हुए कीवर्ड वेरिएबल्स को री असाइन अपन कर सकते हैं, यानी कि वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। री वेरिएबल से बनाए हुए कीवर्ड या वेरिएबल्स को री डिक्लेयर अपन कर सकते हैं, यानी कि क्रिएट कर सकते हैं उनको वापस, अगेन अपन वापस उनको रिक्रिएट कर सकते हैं। और जब भी यहाँ पे अपन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड का अपन बात करते हैं तो उनके अंदर आपका लेट और कॉन्स्ट क्या होता है एक बार यूज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेर कीवर्ड क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, किस तरीके से वेर कीवर्ड को एक्सेस किया जाता है, किस तरीके से वेर कीवर्ड के थ्रू किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को असाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, री डिक्लेयर किया जाता है, असाइन क्या होता है, री असाइन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर अपन ने एक बार देखी है, जो कि वेर कीवर्ड के इन अराउंड एक बार सारा पार्ट था। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिए और इसी तरीके से आप वैल्यूएबल कंटेंट को एक बार फॉलो करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशनल नॉलेज के साथ में आपसे मिलता हूँ। चलेगा, थैंक यू सो मच।